का बुकलेट करना था और एससी भी कंप्लीट करना था। एससी भी हो गया सर। सिर्फ एससी भी और एससी भी पूरा हो गया? हो गया। 17 क्वेश्चन क्या होते हैं? वो तो एक दिन में हो जाते हैं। अब एक हफ्ते में आया भी नहीं। हाँ, तुमको उसका एडवांटेज लेना चाहिए, तुमको सब कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए था। हाँ, हो गया एससी पूरा। एससी पूरा हो गया, हो गया, पक्का पूरा हो गया। देखा, अभी जब मैं बोला तो तूने बोला पूरा हो गया, जब मैंने स्ट्रेस दिया तूने बोला 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए। हो गया, एससी पूरा हो गया, पूरा हो गया। डाउट्स को छोड़ के सब कुछ हो गया। सर कितने क्वेश्चन? 45, 44 में डाउट्स है। फिर 2-3 क्वेश्चन में डाउट्स है। स्टार्ट किया, बहुत जगह है यहाँ पे खड़े होने के लिए। हाँ, आर्काइव तक किया। ओके, गुड, हो गया कंप्लीट। कितने डाउट है? तो पूछना है, बेकार है, वेस्ट। हाँ, 7 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, हो गया सारे 21 क्वेश्चन। कितने में से? 31 में से। वाह बेटा वाह। अरे वो 31 में से 21 करे क्या उखाड़ लिया? हाँ, होने वाला, हो रहा है वो घर पे बैठा बैठा। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा। पूरा हो गया। हाँ, अगर जो ये बोलेगा ना मुझसे हो गया, मैं यही बोलूंगा कि एससी का आखिरी क्वेश्चन मेरे को आके करके दिखा दो। इसीलिए मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ सर, वही डाउट है सर। एग्जैक्टली, जब बोले ऐसे ही हो गया तो मैं 2 बार इसीलिए कंफर्म करने में पूछता हूँ क्या सारे हो गए, क्योंकि मुझे पता है आखिरी वाला क्वेश्चन होगा ही नहीं तुमसे। हाँ बेटा, आखिरी क्वेश्चन नहीं हुआ। थर्टी वन में से 19। ओए रख। ओके, बाकी है, बाकी हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। सर एचसीवी का लास्ट क्वेश्चन का आंसर √2 के फैक्टर से गलत आ रहा है। नहीं, एससीबी के अंदर जो आंसर दिए वो आंसर बिल्कुल सही है। देखो आखिरी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए जो तुम बोल रहे हो कि एससीबी हो गया, तो पहले बोल रहा हूँ पक्का हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, है ना? सर वो मैंने 31 क्वेश्चन को सर 3-4 बार अलग अलग तरीके से किया सर, हर बार अलग अलग आया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम 3-4 बार करोगे और अगर मान लो मिस्टेक भी कर रहे हो तो ठीक है, हो सकता है तुम हर बार कहते हैं डिफरेंट तरीके से किया सर हर बारी। डिफरेंट है ना, मिस्टेक कर रहे हो सकता है। चलो देखते हैं इसमें क्या बोला, सबके पास में है ना इससे। और अगर कहते हैं जिन लोगों ने, ओए छोड़ दो छोड़ दो, तुमको निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास देख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 2 ब्लॉक। एक ब्लॉक, ये मान लो हमारे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का कुछ तो लेंथ है एल, बड़ा ब्लॉक, ठीक है, मास इसका कैपिटल है। इसके ऊपर एक छोटा रखा हुआ है, इसका मास स्मॉल है।
द सिस्टम कैन स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल रोड, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल रोड है। सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी भी v है, इसका वेलोसिटी भी v है, अपने स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो बताओ क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है? कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं, मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। इफ वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम इज v एंड कैपिटल एम v, बस अगर मैं इतना स्टेटमेंट बोलूं और मैं तुमसे पूछूं कि इज देयर एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम? नो, No, दोनों का वेलोसिटी सेम है। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज अगर यहां इस पॉइंट पे फ्रिक्शन 0 होता, सपोज मान लेते हैं एक बार के लिए, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलते रहते लाइफ टाइम तक, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करता, दोनों लोग जा रहे हैं साथ साथ में, फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं। बट प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि भाई द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रॉड एंड बिगर ब्लॉक इज म्यू, यहां पर म्यू है। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे स्लिप कर रहा है नीचे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड क्या करेगा? पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये स्लो डाउन होएगा, है ना? ये स्लो डाउन होएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होएगी, इसकी वेलोसिटी कम होएगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इनके बीच भी हो गया ना रिलेटिव मोशन, तो इनके बीच भी कहते फ्रिक्शन लगेगा। इसका वेलोसिटी कम है, उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो इनके बीच भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? आपने काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? लेकिन यहां जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो हमको अलग दिया हुआ है, दैट इज म्यू बाई 2। अब हमसे पूछा फाइंड द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक विल ड्रॉप। हाँ हाँ, स्लिप हो रहा है। यस यस यस, अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर स्लिपिंग होती ही नहीं, फिर तो वो दोनों साथ साथ जैसे भाई ये दोनों हैं, अगर यहाँ पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है दोनों चलते रहेंगे लाइफ टाइम तक। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अब पहले निकालते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो मेरा नीचे वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसका एफबीडी बनाते हैं। ग्राउंड के साथ में स्लिपिंग कर रहा है, तो ग्राउंड इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, कहां की तरफ? बैकवर्ड। ओके, क्या लगाएगा यहाँ पे? कहते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एट दिस सरफेस? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि इस सरफेस ने दोनों को उठा रखा है ना, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये फ्रिक्शन 1 हो गया। अब मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करता हूं। ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा थी ना, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे ऊपर वाले ब्लॉक पे, बैकवर्ड्स ना भाई, ये ब्लॉक स्लो डाउन हो रहा है ना नीचे वाला, भाई नीचे वाला ब्लॉक जो है, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो स्लो डाउन हो रहा है, तो चाहेगा ना कि ऊपर वाले को भी स्लो डाउन कर दो, तो ऊपर वाले को स्लो डाउन करने के लिए फोर्स कहां लगना चाहिए? ऊपर वाले पे, बैकवर्ड, बैक साइड। तो इसका मास स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्मल स्मॉल एम जी। लेकिन फोर्स तो एक्शन रिएक्शन है, अगर बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले पे बैकवर्ड लगाया तो ये कहां लगाएगा? फॉरवर्ड, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू बाई 2 एम जी। अब जो है कहते हैं ऊपर वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है और नीचे वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है, दोनों ही ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम है क्योंकि देखो फोर्स की वैल्यू कम है, नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब नीचे वाला स्लो होएगा, ऊपर वाला स्लो होएगा लेकिन कम स्लो होएगा एज कंपेयर टू द बिगर वन। इसलिए ऊपर वाले की स्पीड है वो ज्यादा रहेगी, वो कभी ना कभी तो इससे कूद के आगे चला जाएगा, और हमको ना वही टाइम मिला। तो देखो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, ठीक है। इसका एक्सेल में निकालता हूँ, पीछे की तरफ निकालता हूँ, तो मैंने लिखा म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी माइनस म्यू बाई 2 स्मॉल एम जी। फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन मास, बताओ क्या आएगा? म्यू बाई 2 कुछ कैंसिल हो रहा है? बताओ। नहीं
तो ये हो जाएगा म्यू बाई 2m, ठीक है, और 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आएगा। हाँ दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ब्लॉक कहाँ की तरफ, Back. बैकवर्ड। अब मैं इसका एक्सेलरेशन लिखूं, इसका क्या आएगा एक्सेलरेशन, म्यू बाई 2mg, ये तो फोर्स है, अपॉन मास, तो क्या आएगा म्यू बाई 2g, कहाँ की तरफ, बैकवर्ड। अरे इसके ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ ही लग रहा है ना। इसका भी जो वेलोसिटी है यहाँ की तरफ है, इसका वेलोसिटी भी यहाँ की तरफ है। हमको क्या निकालना है, ब्लॉक कब कहते हैं गिर जाएगा, राइट। मतलब स्मॉलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं अपना बिगर ब्लॉक कितना हो जाना चाहिए, उसका लेंथ। जैसे देखो ये साथ साथ चल रहे हैं दोनों, ये मान लो अपने ढक्कन रखा हुआ है इसके ऊपर, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका लेंथ है एल, ये यहाँ पे है। अगर नीचे वाला स्टेशनरी है और ऊपर वाले को गिरना है तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जो भी इसका लेंथ है। लेकिन अगर नीचे वाला भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो ये लो, तो या तो तुम ऐसे कर दो कि जो भी कहते हैं डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो प्लस एल शुड बी इक्वल टू इसका डिस्टेंस, या तो फिर कर रिलेटिव दो, एक्सप्रेशन कर सकते हैं सर। हाँ रिलेटिव से, अगर ना रिलेटिव से करोगे तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ब्लॉक इज एल। सब कुछ हमारा कैसे आएगा, रिलेटिव। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं रिलेटिव से, तो चलो करो, सब में लगाऊंगा, तो बताओ ये कितना है, रिलेटिव एंड वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि उसका भी है इसका भी है। वेरी गुड। रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, ये होता है। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या है, म्यू बाई 2g। एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम क्या है, ये वाला, म्यू बाई 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। जी यहाँ पे नहीं लिखा गया जी, हाँ जी। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका, इसको सॉल्व करो। तो म्यू जी बाई 2 के कैपिटल एम ले लिया, तो क्या बन जाएगा, हाँ बताओ बताओ। सर म्यू म्यू बाई 2g तो कट जाएगा सर। अरे कटेगा नहीं ना, कॉमन आ जाएगा। सर आपने म्यू जी बाई 2m क्यों सर लिया? आपने कैपिटल में लिखा है तो मैंने जी। इसको भी ले लिया ना, एम को ले लिया, तो ये बच जाएगा m माइनस 2m माइनस स्मॉल एम। तो मेरे पास जो है रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी बाई 2 कैपिटल एम, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैपिटल है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। स्मॉल है। यस तो मतलब कि छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आया, माइनस में। मैंने यहाँ वाली साइड को पॉजिटिव लिया था, मतलब छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, फॉरवर्ड। वो तो है ही, क्योंकि कैपिटल ब्लॉक के फ्रेम में वो तो आगे जा रहा है। तो ये उसका एक्सेलरेशन, ये उसका वेलोसिटी, और उस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, माइनस एल, एल फॉरवर्ड जा रहा है, यस है ना। तो बताओ अपने ने कौन सा इक्वेशन लगाओगे, हाफ 80 Yes, स्क्वायर equal to half. पैसा वाला। भाई ये एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस में आया, ये कहाँ की तरफ आया, माइनस में, यहाँ की तरफ। अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने लिखा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, एल, हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, हमारा एक्सेलरेशन कितना है, रिलेटिव म्यू जी बाई 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा टाइम हमारे पास में, हाँ सर। टी इक्वल टू √4, है ना। सर मैंने भी किया था सर, इसमें मेरे को रूट अंडर 2lm करके आ रहा था। बताओ अब तुम इसके अंदर आइडेंटिफाई करो तुम्हारे, हाँ रिलेटिव।
अगर दोनों ही ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो उनका रिलेटिव कितना हो गया, 0, तो इसलिए 0। तो ये हमारा भाई आखिरी क्वेश्चन था। किस किस ने अपने आप किया था? हाँ भाई, हो गया था, गुड। सही है, लिख लिया, क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, अपने ऑनलाइन वाला है, हाँ लिख लिया। हाँ बताओ बताओ, क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ 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 भाई, अगर इसने इस पे इधर लगाया तो इसने इस पे यहाँ लगाया, एक्शन रिएक्शन। कौन कहा? फिर वो एंड में टाइम में म्यूजिक आ गया। म्यूजिक कहाँ गया? हाँ म्यूजिक भी आएगा ना, म्यूजिक। हाँ बेटा, अच्छा इसी के लिए बोल रहे थे। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लिया करो यार, मेरे को हो जाता है। आई एम अलाउड टू डू कैलकुलेशन मिस्टेक, यू आर नॉट, है ना? तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरे कौन से मार्क्स जा रहे हैं? मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब आगे कहते अपने आप देख लो। ओके, छोड़ा दो। हाँ सर। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के तो सब कुछ एक साथ लगता है, रिलेटिव भी लग जाएगा, कहते हैं कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा, अब वो तुमको देखना पड़ेगा। हो गया, एड्रेस कर दूं? सही है, चल ओके। तो फ्रिक्शन खत्म, तुम पहले फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन वगैरह करो, फिर एक कह सकते हैं डाउट सेक्शन वगैरह रखेंगे फ्रिक्शन का अलग से। लेकिन उससे पहले तुमको फ्रिक्शन का सारा होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा एप्लीकेशन है ना उसके ऊपर क्रिएट करेंगे होमवर्क। बताओ कब का डेडलाइन चाहिए? सर कल रात तक का दे दे सर, चलेगा। एक हफ्ता? पागल है क्या? मैं 2 हफ्ते तो ऑलरेडी दे दिए। चलो वो देखते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तेरे को यहाँ नहीं खड़ा करूंगा, वहां खड़ा करूंगा बाहर, समझा ना? कौन सा? यस, किसी भी सरफेस पे 2 ब्लॉक आ जाएंगे तो यही करना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक जो भी हमने चीजें की, सब में पार्टिकल किसी लाइन के अलोंग मूव कर रहे थे, चाहे वो इंक्लाइन वाली लाइन हो या हॉरिजॉन्टल में लाइन हो, वर्टिकल में लाइन हो। अब एक कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हम पढ़े, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए पहले हमको पता होना चाहिए सर्कल। सर्कल हो गया मैथ्स में? सर हाँ, स्ट्रेट, ओके। डेफिनेशन क्या होता है सर्कल? व्हाट इज सर्कल? हाँ, Sir, it is a locus of points which is at a equal distance from a predefined circle, point. yes. Locus of all the points which are at equidistance from the point and has Are to in be the same in a plane. अगर तुम उसको 3D में ले जाओगे तो it will become a sphere, right? तो सर्कल जो चीज है वन प्लेनर ऑब्जेक्ट है, मतलब दो पॉइंट जो तुम बोल रहे हो ना कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बट हैज टू बी इन द सेम प्लेन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ, तो हम कह सकते हैं अगर मान लो इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिक्स पॉइंट कौन सा बन गया इसके अंदर? एक्स नॉट वाई नॉट। तो हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर क्या बन जाएगा? एक्स नॉट वाई नॉट एंड एक्स वाई वो पॉइंट है। तो कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला
दो अपने पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर बन गया और रेडियस क्या बन गया, R। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि रेडियस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा, आ गया। फिर हमारे पास में चीज आती है एंगल, ये तुमको उसके अंदर भी बताया था आपने, कैलकुलस जब हमने किया था, Yes, sir. L कैलकुलस by किया R. था, है ना, और जब हमने वेक्टर किया था उस टाइम भी Radius बताया था। equal to arc length upon radius। हाँ, तो पहले में एंगल को डिफाइन करते हैं। हाँ वेदांत, क्या होता है एंगल? बता, बोल। हाँ हाँ, एंगल का डेफिनेशन पूरा एंगल अगर एक फिक्स पॉइंट से, तो जो तुम बोलते हो डेफिनेशन, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एक फिक्स पॉइंट से एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। मान लो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर। ठीक है, मतलब होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, उसका लेंथ ना पोलर वेक्टर अपन बोलते हैं, जिसमें हेड होता है और टेल होता है। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट में अगर इस रेडियस वेक्टर को रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। फिक्स पॉइंट के अबाउट में मैं यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं आर्क। सपोज इसका लेंथ है एल और ये रेडियस, तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल एल बाई आर। डायमेंशनलेस, तो ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, तो पहली चीज डायमेंशनलेस। क्या होगा इसका, वो क्या बोलते हैं, Unit is radian। M0 L0 T0, पता है ना क्या होते हैं ये डायमेंशन हाँ, सर। फॉर्मूला। हाँ, स्कूल में किया होगा। यस, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन अगर किसी चीज का डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है यूनिट नहीं है इसका, इसका यूनिट है Radians। रेडियन। सर आपने इक्विवेलेंट साइन लगाया ना यूनिट के बाद? क्या बोल रहे हो? सर आपने वो इक्विवेलेंस वाला साइन लगाया ना यूनिट के बाद? नहीं, वो तो ऐसा ही है यार, उसका थोड़ा यूनिट ये है, तुम ऐसा लगा दो तुमको ऐसा और क्या अच्छा लगे तो। इसे मतलब अगर हम इक्वल टू लिखते हैं ना पहले, इसलिए। नहीं तो यूनिट उसका है रेडियन, सिंबल इसका होता है ऐसे, ठीक है। जैसे कभी देखा होगा ना पाई रेडियन, जो पाई 2 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 6, ये सब है ना इसमें होते हैं, रेडियन में होते हैं। और जब इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास में ये बन जाते हैं। क्यों? उसका मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं कि एक ये जो मेरा है वेक्टर, इस वेक्टर को अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा एक सर्कल, तो मतलब आर्क लेंथ कितना हो गया, 0। 2 पाई आर हो गया ना आर्क लेंथ। हाँ सर, पूरा पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो हाँ, ये हाँ। जो मेरा ये जो मेरा एंगल है थीटा, इसको मैंने बोला तो एंगल क्या बन जाएगा, 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, हम लिखते हैं 2 पाई, ये एक ऐसा यूनिट है जिसको हम कभी लिखते नहीं है, इसको पाई लिखते हैं। ठीक है, सिंबल यहाँ पे ऐसे लगाना होता है, स्मॉल सी, बड़े वाला सी नहीं, ऐसे। ठीक है, तो लिखो ना लिखो बराबर है। और इसी के इक्विवेलेंट हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको अगर हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास में ये आ गया था। लेकिन स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो यही है, हम इसी को पूरे चैप्टर में इसी को काम में लेंगे, डिग्री को हम काम में लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में बन गया। तो ये तो एंगल हो गया। वैसे ही हमारे पास में एक चीज आती है, और देखो हमारे पास जो मोशन के अंदर पहले तो स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के पैरामीटर और जो सर्कुलर मोशन के पैरामीटर हैं उनके अंदर लेके आते हैं अपने रिलेशन। जैसे सबसे पहले आता है एंगल। एंगल इट्स लाइक कहते हैं पोजीशन, जैसे उसमें बोलते हैं ना पोजीशन, कि पार्टिकल कोऑर्डिनेट में एक्स वाई है, तो वैसे ही अगर मुझे किसी पार्टिकल का पोजीशन बताना है तो मैं क्या बताऊंगा, कहां पे, 60 डिग्री पे। मतलब मुझे पता है
इस लाइन से यहाँ पे जाना 60 डिग्री, तो हो गया ना पोजीशन उसका। ओके, फिर हमने उसमें क्या किया था, क्या सेकंड चीज पोजीशन के बाद में velocity. डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. है ना displacement. भाई। अगर एक पार्टिकल का जो भी पोजीशन है वो कहीं पे चेंज हो गया तो हम बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सेम चीज मेरे पास में यहाँ पे आएगी, हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा पहले कितना एंगल था और अभी कितना एंगल है, उसका चेंज। तो ये लो, अगर मेरे पास ये रेडियस वेक्टर है, पहले ये सपोज यहाँ पे था, ठीक है, और फिर ये यहां से घूमता घूमता यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल था θ1, ये एंगल है θ2, तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, पहले वो यहां बैठा हुआ था, अब वो यहां बैठा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना, ये वाला। तो एंगुलर जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा थीटा। ये जो है डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, Change in. और Change कितने in. बड़ा दैट चेंज इन चेंज इन। डी। तो डेल्टा, दिस इज θ2 माइनस θ1, ये जो सिंबल होता है ट्राइंगल वाला, इसका मतलब होता है बड़ा चेंज। अगर इसी चीज को मैं करूँ कि डेल्टा, अगर जो मेरा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वेरी स्मॉल, तो माई डेल्टा थीटा विल, अगर इसको मैं कर दूं टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो इट विल बिकम डी थीटा, मतलब कि बहुत छोटा चेंज। तो ये मुझे बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि मैं यहां से यहां तक पहुंचा, राइट। सही है, क्या होगा इसका यूनिट? हाँ Sir, unitless होगा ना, theta minus theta. रेडियंस नहीं, रेडियंस होगा, रेडियंस होगा ना। रेडियंस। रेडियन भाई, अगर π/2 रेडियन में से अगर π/4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो π/4 आएगा ना, वो π/4 क्या है, रेडियन। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का फंडामेंटल क्या है, ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। ओके, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। Vector, sir. Displacement vector होते हैं. अब थोड़ा सा इसके में ट्रिक। तो मेरे ख्याल से तो स्केलर होना चाहिए। इफ डेल्टा थीटा इज स्मॉल, अगर डेल्टा थीटा छोटा है तो दिस इज वेक्टर, अगर डेल्टा थीटा बड़ा है क्यों होता है बताते हैं, ठीक है, आइए बताते हैं। हमने जब जब चैप्टर किया था वेक्टर, तो तुमको याद है हमने किया था कि वेक्टर कहते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप थे, दो टाइप। एक होता है पोलर वेक्टर, हम अब तक जो भी वेक्टर पढ़ रहे थे सारे के सारे जो वेक्टर थे वो कैसे थे, पोलर वेक्टर थे, जिसमें हेड होता है और टेल होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका लेंथ, वो हमारे एडिशन लॉ को फॉलो करता है। एक वेक्टर और होता है जिसको बोलते हैं नॉन Basis पोलर vector. वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। जैसे कि पंखा घूम रहा है, अब इस पंखे के घूमने के कितने ऑप्शन है, दो। या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो तुमको याद है ना राइट हैंड रूल वाले, जब हमने ए क्रॉस बी किया था, तो ये कहते राइट हैंड रूल जो करते थे तो या तो ऊपर आता था या नीचे आता था। तो ये जो वेक्टर होते हैं ये वाले कहते हैं रोटेशन वाले जो वेक्टर होते हैं, इन वेक्टर्स को बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर। ये जो वेक्टर है ना एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है कि ये जो वेक्टर होते हैं किसी एक्सिस के अबाउट ये कर रहे हैं रोटेट। जैसे ये फैन है, इसका मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहां से देखो, नीचे से देखो, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। सर है बट ना? कुछ भी हो सकता है। वो तो हमारी मर्जी है, तुम ऊपर से देख रहे हो या हम नीचे से देख रहे हो। भाई कोई भी कह सकते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे डिपेंड करता है ना कि तुम उस स्क्रीन के सामने होगी उसके पीछे हो, है ना। तो वो ठीक है, वो तो अपना अपना वो बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। तो अगर मैं इसके अपने वेक्टर की बात करूं, जो एक्सियल वेक्टर होते हैं उनका जो डायरेक्शन है वी आर डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। तो इसका जो रोटेशन है वहां पे अपने फिंगर्स को रखो, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो यूं हो रहा है रोटेशन, यूं आ रहा है, तो कहां पे आया वेक्टर,
नीचे तो पंखे की हवा कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। यस, स्क्रू जो होता है, कभी देखे स्क्रू ड्राइवर, जब जैसे कि यहाँ पे ये मान लो स्क्रू है, तुम जब उसको अंदर की तरफ लेके जाते हो तो उसको ऐसे रोटेट करते हो ना क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को क्लॉकवाइज करो तो कहाँ जा रहा है थंब, अंदर की तरफ। मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इस मार्कर में उल्टा होता है सब कुछ। इसमें अगर मैं इसको यूं करूंगा तो ये खुलता है, ठीक है, और यूं करता हूं तो ये बंद होता है। और इसका मुझे भी नहीं पता उन्होंने क्यों बनाया है ऐसा, लेकिन ये एग्जांपल हमेशा सामने। बाकी तुम किसी को देखो ना, बोतल का ढक्कन देख लो, यूं खुलता है और ऐसे बंद होता है। तो सारे के सारे जो चीजें हैं वो सबके अंदर यही होता है कि अगर तुम उसको क्लॉकवाइज अगर करोगे तो राइट हैंड रूल के हिसाब से अंदर डायरेक्शन आनी चाहिए ना, तो वो स्क्रू अंदर ही जाता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है मार्कर में। तो यही चीज है। अगर क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन फ्लिप कर दी होगी। पता नहीं, अब जो भी उसने किया है उसकी मर्जी है, जिसने बनाया है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक है। तो एक्सियल वेक्टर होते हैं, क्यों बताऊं क्यों, भाई वेक्टर मुझे बताना चाहिए ना डायरेक्शन कैसा है। अगर इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर तुम्हारा एक रोटेशन पूरा हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना। मैंने बोला कि डेल्टा थीटा इज लार्ज, सपोज पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ पे था, ये अमाउंट थोड़ा सा हुआ है, बड़ा है ये। अब आई डोंट नो ना कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे आऊँ, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ यार। तो हाउ विल आई डिफाइन द वेक्टर कि मैं एंटी क्लॉकवाइज गया था या कहते क्लॉकवाइज गया था। इसलिए हम बोलते हैं कि जब डेल्टा थीटा लार्ज होता है ना, तो कहते हैं नहीं भाई तुम इसको स्केलर की तरह ट्रीट करो, हमें नहीं पता तुम कहां से आए थे। लेकिन अगर थीटा मेरा बहुत छोटा है कि पहले मैं यहां था फिर मैं यहां आ गया, अब मुझे पता है अगर मैं इस वाले रोटेशन से आऊंगा तो एंगल विल बी बिग। तो मतलब अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो मतलब मैं यहां से यहां गया, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, देखो बाहर की तरफ, है ना। तो हाँ हाँ, आर्क टेंजेंट ही बन रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल इट इज इक्वल टू अपना tan थीटा। आपने कैलकुलस में किया था, तो देखो अगर ये एंगल बहुत छोटा है थीटा, तो दिस इज अपना अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये अगर मान लो हाइट h है, ये l है, तो थीटा क्या बन गया, h/l, इसी को बोलते हैं ना tan थीटा। तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल इट इज अप्रोक्सीमेटली कहते हैं tan थीटा। तो वो चीजें यहीं से आई थी। उस टाइम तुमको कह दिया था कि मान लो sin थीटा इक्वल टू ये होता है, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो यही है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बड़ा हो गया तो मैं इसको नहीं बोल सकता ना कि ये लाइन सेम है, नहीं, ये एंगल भी मेरा कहता है 90 डिग्री नहीं है, दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, रेडियन, ठीक है। स्केलर है, वेक्टर हम देख लेंगे, छोटा है, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस सारी जो चीजें होती है जिसमें हम अंदर कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो वहां पे क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। और जहां पे हम वो करते हैं एवरेज वाला करते हैं, उसके अंदर हम कुछ नहीं बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड। हम एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, एंगुलर जो वेलोसिटी कब बोलेंगे, व्हेन दैट इज वेरी स्मॉल वाला फैक्टर। लॉजिक यही तो बताया ना कि आई डोंट नो कि तुम यहां से यहां गए, तुम हो सकता है कि यहां से गए हो सकता है तुम यहां से गए हो, तो हाउ विल यू नो, हमें नहीं पता। तो हम कहेंगे ठीक है भाई स्केलर ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायरेक्शन नहीं पता ना मुझे, तो बस तो मैंने कह दिया। हाँ, इसलिए मैंने बोल दिया कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो इट विल बिहेव एज स्केलर। आगे हटा दूं, हाँ अभी ये चल रहा है, डेफिनेशन ही चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का दिन तो तुम्हारा कह दो कि अच्छा दिन है। फिर उसके बाद क्या आता है डिस्प्लेसमेंट के बाद, डिस्टेंस, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल ये काम में लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं।
ठीक है, ये बताता है कि अगर तुम्हारा पार्टिकल इस एंगल से यहां जा रहा है तो कितना फास्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो ओमेगा जो है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, कब, जब मैं बोल रहा हूं कि एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो दिस इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपन कितने टाइम में हुआ। लेकिन अगर मैं इसी को ये कर दूं कि डेल्टा थीटा बाई डी टी, सो दिस विल बिकम एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्यों, हमने बोला ना कि अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो इट विल रिप्रेजेंट एज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग एरो वैरो नहीं लगाएंगे, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो सबको पता है, हम एरो वैरो लगाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या आएगा यूनिट, भाई ये क्या आ रहा है अपना रेडियन, ये क्या आ रहा है रेडियंस पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड यूनिट। डायमेंशन सेकंड इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। भाई देखो ये जो मेरे पास एंगल होता है वो तो डायमेंशनलेस है, इसके अपने इनवर्स में क्या आ रहा है, टाइम। तो क्या बन जाएगा M0 L0 L0 T माइनस 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और देखो इसमें दिखाई नहीं देता है। हाँ सर वो ग्रीन सर से आप अच्छे से ग्रीन नहीं में दिख मत रहा है, लिखो। कोई और। अच्छा ग्रीन में दिखता है, चलो ठीक है। यूनिट है मेरे पास में रेडियन और ये है डायमेंशन। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अपने आते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी क्या बताती है। तुम्हारा ये मान लो मार्कर है और ये घूम रहा है, ये कितना प्रेशर, तुम्हारे पास पंखा ही है यार, ये पंखे के अपने रेगुलेटर को इंक्रीज कर देते हो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसका मतलब क्या हुआ, अब उसके रोटेशन ज्यादा हो रहा है। एंगुलर स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रोटेशंस पर सेकंड। किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, राइट। 1 बाय टाइम। अगर सपोज मैं मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ तो दैट इज माय फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर मैं वेदांत को एक सेकंड के अंदर 15 थप्पड़ मार सकता हूँ तो दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। अगर 15 को इंक्रीज करके 25 कर दिया तो वैसी बात है ना, हाथ और पे चलेगा, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि रिवोल्यूशन पर सेकंड, नहीं। फ्रीक्वेंसी हर जगह इसका मीनिंग अलग अलग होगा। फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये बताता है कि एनी कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कि तुम्हारे वीक के अंदर अगर मान लो फिजिक्स के 4 लेक्चर हो रहे हैं तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, तुम बोलोगे नंबर ऑफ लेक्चर 4 पर वीक। जो भी तुम्हारा यूनिट है वो तो हमारी मर्जी है ना क्या लेना है, तुम सेकंड लो, आवर लो, वीक लो, ईयर लो। बर्थडे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है तुम्हारी, 1 पर ईयर, राइट, तो वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। हाँ, लेकिन अगर तुम बोले कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो मैं एसआई सिस्टम में टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो अगर मैं एसआई सेकंड की बात करूंगा तो फिर मेरे पास में क्या बन जाएगा, पर सेकंड ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक सेकंड के अंदर कितने राउंड मारे, एफ। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी में एफ है तो एक सेकंड में कितने राउंड मारे, एफ। 1 बाय टाइम। हाँ 1 अरे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय 1 रेवोल्यूशन। हाँ 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन। सपोज अगर मैं बात करूं कि इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड, वो सपोज मैंने बोल दिए एफ, तो एक सेकेंड में कितना एंगल कहते हैं उसने ट्रेवल किया है, एंगल ट्रेवर्स 2 पाई। ट्रेवर्स इन 1 f टाइम्स 2 पाई। F times 2 pi, yes sir. एक राउंड पूरा करते कितना एंगल ट्रेवल होता है, 2 पाई। 2 पाई। हमने एक सेकंड में कितने राउंड किए हैं, F, F, so F तो times मतलब 2 कि pi. हमने कितना एंगल किया है ट्रेवल, 2 2 पाई पाई टू f। एफ। और एक सेकंड में जितना एंगल हम ट्रेवल करता हूं उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी
है ना, उसको स्पीड बोल दो, ये अपने वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात। तो ये क्या हुआ कि उसकी एंगुलर अपने वेलोसिटी कितनी है ना, तो इसको ओमेगा लिखते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ। अब ये जो है इसको बोलने के कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड। जैसे तुमने कार के अंदर देखा होगा आरपीएम लिखा होता है ना, तो आरपीएम का मतलब क्या होता है? revolutions per minute. Revolutions per सपोज minute. कहीं पे आपने लिखा ही है तो revolutions per minute. रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर मैं तुमको दूं कि 60 आरपीएम है, लेकिन ये तो आरपीएम तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना यूनिट, तो बताओ उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी जब तुमको इतना आरपीएम दिया हुआ 60 आरपीएम? तो वो revolution 2 per pi. second करना हो तो 3600 revolutions per second हो जाएगा। 2 पाई हो जाएगा। तो देखो ये क्या दिया हुआ मिनट, तो एक लेकिन अपने आप revolution इसमें per चाहिए second होता है। सेकेंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना कि अगर Omega equals to 2 pi. मिनट के अंदर अगर 60 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा? 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो ये क्या होती है? इसी को बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी। तो मतलब कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कितना बन गया है? 1। तो मैं हमारे पास में ओमेगा क्या बन जाएगा? 2 पाई इंटू एफ। तो मतलब कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास जब उसको ओमेगा के टर्म्स में हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे हमारे पास में। तो जैसे जो जब भी तुम्हारे कहते थे अपने व्हीकल्स चलते हैं तो उसका आरपीएम थाउजेंड्स में होता है, क्या होता है ना, 6000 आरपीएम, 7000 आरपीएम। तो सोचो जो अंदर का जो उसका जो है ना डिस्क है उसका रोटेशन कितना फास्ट हो रहा होगा, एक सेकंड के अंदर कितने रोटेशन करेगा। अगर मान लो 6000 है तुम्हारे पास में, ये 60 है, इसका 100 टाइम, मतलब एक सेकंड में 100 रोटेशन उसके हो जाते हैं। हाँ कौन सा? मैंने बोला कि एक सेकंड के अंदर मान लो नंबर ऑफ साइकिल हो रहे हैं एफ, तो एक सेकंड में कितना एंगल कैसे ट्रेवल करोगे? कितना एंगल ट्रेवल करोगे? एक साइकिल पूरा किया, कितना एंगल ट्रेवल किया? 2 पाई रेडियंस। कहता डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, कितना किया? 2 पाई एक राउंड में। लेकिन तुमने एक सेकंड में कितने राउंड मार लिए? एफ। तो एक सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल हो गया? एफ इंटू 2 पाई, एफ इंटू 2 पाई। और एक सेकंड में जितना एंगल पर ट्रेवल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास में चीजें हैं। तो अभी के लिए हम कर रहे हैं कि व्हेन माय एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, हाँ वो भी आएगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उससे भी आएंगे, है ना। तो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। जैसे कि ये फैन है, इस फैन के कहते रेगुलेटर को हम छेड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, है ना। तो देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर तुमसे कोई पूछे, सपोज तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तुम्हारा वेलोसिटी कहते हैं 50 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 3. 3। After 250 meters. 250 Sir, हो गया। 150. So होगा दे। 15 to 5. 50 into 5 कितना होता है? सर आपने 3 सेकंड बोला ना। अच्छा सर ने नहीं, 5. sorry. हाँ ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मुझे पता है ना कि हर इंटरवल में इक्वल अमाउंट मेरे पास में आने वाला है। तो वैसे ही अगर मेरा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब पंखा मेरा रेगुलर उतनी ही स्पीड से घूम रहा है, तो क्या आएगा बताओ? frequency into 5 seconds.
अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इन टाइम टी मेरा एंगुलर जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। ओमेगा इज कांस्टेंट, मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, जैसे लिखते हो ना डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वैसे ही मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इफ कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार के लिए हम मानते चल रहे हैं कि चीजें जो है वो कांस्टेंट है। तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मतलब होता है ये वर्ड जो है ना यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट मींस ओमेगा इज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट फॉर्म इसके लिए अपना यूसीएम होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है, तो पहले के सर्कल के अंदर उसको घुमा दो, ये घूम रहा है, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस आर, और वो घूम रहा है बस अपने आराम से। पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और सपोज वो मान लो ऐसे घूम रहा है, यहाँ की तरफ घूम रहा है, घूमता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट है। हो सकता है कि ओमेगा कांस्टेंट ना भी हो, तो उस केस में अलग अपने इक्वेशन आएंगे। तो एक बार के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये, तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सो जो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, मतलब जो भी है उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो हम तो इन्हीं चीज को एनालाइज करते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देख, सबसे पहले हमारे पास आता है पोजीशन। क्या होता है पोजीशन? एक्स-वाई कोऑर्डिनेट है ना। चलो, तो पहले अपने सबसे पहले बनाया अपना कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम वो अच्छा है क्या? उसमें ब्लैक मार्क कर देना। हाँ, ये हमारे पास में कार्टेशियन सिस्टम, ये इसका ओरिजिन, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। सपोज एक पार्टिकल है जिसका सेंटर है वो मेरे पास में ओरिजिन है, और पार्टिकल यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से यहाँ का तो पोलर नहीं यूज करेंगे सर? हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यूज करेंगे? यस यस वही पोलर कोऑर्डिनेट हमारे इसी से आते हैं, सर्कुलर मोशन से। तो पार्टिकल का जो एक्चुअल जो मोशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है। ये पार्टिकल का पाथ हो गया, सर्कल हो गया, सारे के सारे पॉइंट का ओरिजिन से अपना डिस्टेंस सेम है, तो सर्कल की इक्वेशन बन गई। सपोज इसका रेडियस है आर, तो इस पॉइंट के अपने क्या बन जाएंगे कोऑर्डिनेट? ये बन जाएगा आर कोमा 0, ये क्या बन जाएगा 0 कोमा माइनस आर, ये 0, R। और सपोज मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब जब वो इस पॉइंट पे है तो यहाँ जाएगा ना। तो सपोज पार्टिकल ने स्टार्ट यहीं से किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया t इक्वल टू 0, यहाँ से उसने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, सपोज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास में टाइम हो गया t, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट a, ये पॉइंट b, तो a से b पे आने पे कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। तो a से जब मैं b पे आ जाऊंगा तो कितना एंगल मेरा ट्रेवल हो जाएगा? ये जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? आई नो ओमेगा इज कांस्टेंट, अब तो एंगल क्या होता है? तो मुझे पता है क्या, आई कैन से ना थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? ओमेगा इनटू टी। सही है यस सर। एवरीवन? वेरी गुड। तो ये जो ओमेगा है ये मेरे पास से बन गया ओमेगा इनटू टी। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है, तो बी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं पी। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है?
किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? बोलो भाई। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पार्टिकल्स पोजीशन। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से मतलब क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसी को बोलते हैं। हाँ भाई अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है इसको बोलेंगे ना आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा, जो भी उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, उसका वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सही है। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक्स है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आर है, उसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया उसका रेडियस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये एंगल ओमेगा टी, तो यहां की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, सर cos थीटा का हम आर कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा r आर sin थीटा। साइन थीटा। तो पार्टिकल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे भाई, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे जे कैप। अब चाहे तो कहते थीटा को ओमेगा की टर्म में लिख देते हैं, तो मेरे पास जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये क्या है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। अरे रुको अभी मत लिखो पहले, क्यों, ये तो इंस्टेंटेनियस है। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी उतनी होती है। हाँ क्यों, अगर मैं आफ्टर टाइम जाऊंगा तो अगर तुमसे पूछूं 1 घंटे बाद इसने कितना एंगल के तरफ ट्रेवल कर लिया, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब मुझे पता है कि वो हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्यों। तो स्मॉल 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 को जब मैं ऐड करता जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बड़ा, तो हो गया बड़ा। सर एक डाउट है सर, आपने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा ना सर, हाँ वो एक बार वापस एक्सप्लेन करें। ओके, ओमेगा क्या होता है पहले ये बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, हाँ इसको इंटीग्रेट कर दे, ओमेगा इनटू अपना डी टी क्या बन गया डी थीटा, अरे हाँ यस इंटीग्रेट कर दे, हाँ सर, थीटा इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा डी थीटा। ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा। अब छोटे छोटे जो थीटा है उनको ऐड कर रहे हो क्या बन जाएगा, बड़ा थीटा बन जाएगा, हाँ तो ये लो बड़ा थीटा बन गया ओमेगा इनटू टी। हाँ ठीक है। ठीक है, Yes. तो ये बन गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आई विल पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाट इफ आई हैव डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, है ना। तो इसको पे डिफरेंशिएट करो और बताओ क्या आता है। टेंजेंशियल होगा ना उस पॉइंट। रुको तो पहले, तुम हड़बड़ी काहे करते हो। तो ये मुझे पता है ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर। ओके डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, आर तो कांस्टेंट है, आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो ऐसे आ गया आर, ये क्या होता है कॉस का माइनस माइनस साइन माइनस साइन ओमेगा टी। अब जो ओमेगा टी का करूंगा तो क्या आएगा, अपना ओमेगा बाहर आ जाएगा, हाँ चेन रूल आई कैप प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आर आर कॉस ओमेगा ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, ये क्या बन गया जे कैप। क्या मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, जैसे जैसे अब टी का वैल्यू चेंज होगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो माय वेलोसिटी इज वेरिएबल। लेकिन अगर मैं स्पीड निकालूं, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलो इस कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा, कैसे निकालते हैं कैप जे कैप जब होते हैं तो
सर स्क्वायर करके आर ऐड रो कर, अंडर रूट ओमेगा पे होगा स्क्वायर ना प्लस सर? बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट। ओमेगा टी का होल रूट। का होल रूट। क्या बन जाएगा? आर ओमेगा आ जाता है। आर ओमेगा। हाँ। और हमको पता ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। आर भी हाँ। कांस्टेंट, तो मतलब क्या हुआ? स्पीड इज कांस्टेंट। तो जब मेरी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल जिस पॉइंट के बाहर जो पॉइंट रहेगा सर्कमफेरेंस पे, उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और स्पीड कितनी आएगी? आर आर इंटू ओमेगा। ओमेगा। जैसे ये हाथी है यार, इसको मैंने ये क्या रोटेट किया, तो देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी कम है, क्योंकि इसको उतने ही टाइम में छोटा सर्कल कवर करना है, इस पॉइंट को भी बड़ा सर्कल कवर करना है। ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, यही रीजन है। जब किसी को थप्पड़ मारते हैं तो यहां से मारते हैं और पूरा दूर हटके। भाई एंगुलर वेलोसिटी मेरे हाथ में है, लेकिन जो वेलोसिटी आएगी इसकी, जितना दूर पॉइंट होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी और उतना जोर चलेगा। लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड बताओ। लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल, लीनियर स्पीड कांस्टेंट। तो मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यस। तो देखते हैं, आप मुझे बताओ हाँ सर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? याद है? सर 90 डिग्री। एंगल कैसे निकालते हैं पहले वो बताओ। 90 डिग्री बाद में देखेंगे। सर tan theta is r sin theta by r cos theta. डॉट प्रोडक्ट। याद है? cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन अच्छा हाँ, yes, the मैग्नीट्यूड mod of ऑफ A a vector. वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है? तो पहले देखो, अगर यहाँ पे तुमने r डॉट b किया तो क्या आएगा? ये r है, ये b है, बताओ r डॉट b। r डॉट b विल बिकम 0। कैसे? यहाँ पे क्या cos थीटा, यहाँ पे क्या है sin थीटा, तो क्या आएगा? sin थीटा cos थीटा, लेकिन माइनस साइन। यहाँ पे क्या आएगा? sin थीटा cos थीटा, कैसा? प्लस साइन। तो क्या बन जाएगा? 0। तो 0, इसका मतलब क्या हुआ? r cos वेक्टर। theta equals 0. Cos theta equals 0, theta equals 90 degree. तो मतलब क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, माय वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो रेडियस वेक्टर के साथ जो 90 डिग्री चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इसीलिए बोलते हैं कि whenever particle is performing circular motion it has tangential velocity। ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी है, this velocity will become tangential, क्योंकि this is along the tangent। speed is constant but velocity vector is changing। देखो यहाँ पे इसका एरो ऐसा है, जब यहाँ पे आएगा तो एरो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है? अभी क्लियर सब? ओके। अगर मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? Acceleration. एक्सेलरेशन। चलो मुझे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आता है? और कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? लीनियर। Tangential. ओए बेवकूफ, लीनियर। सर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो Linear है। नहीं टेंजेंशियल। नहीं 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 नहीं, हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी को। तो लीनियर वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? लीनियर एक्सेलरेशन। अब वो किस लाइन के अलोंग है वो तो अपने बाद में देखूंगा ना मैं, कि अब टेंजेंट के अलोंग है कि रेडियस के अलोंग है, वो तो आगे की बात है। अरे इसके लिए लिखा है। तो अगर मैं वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा dv बाई dt, तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि आई एम डिफरेंशिएटिंग लीनियर वेलोसिटी। करो क्या आएगा?
इसको किया तो आर ओमेगा तो है ही, साइन का क्या होता है कॉस, और यहां से एक और ओमेगा आएगा, तो माइनस आर ओमेगा माइनस स्क्वायर आर ओमेगा कॉस ओमेगा थी। कॉस ओमेगा टी। सर वो फिर यहाँ पे कॉस है तो माइनस फिर से आ जाएगा, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे आई आई कैप। क्या कुछ आ रहा है दिखने में, ये कुछ कैसा है, इसको ले सकते हो ना। अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लूं तो क्या बच जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो ये तो बन गया पोजीशन वेक्टर, ये माइनस साइन लगा हुआ, मतलब मेरा एक्सेलरेशन हमेशा ही कैसा है, जो मेरा पोजीशन वेक्टर है उसके ऑपोजिट। ऑपोजिट। तो जो मेरा पोजीशन वेक्टर होता है वो तो यहाँ की तरफ होता है पोजीशन वेक्टर, तो मेरा जो मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा वो कहाँ की तरफ होगा, इस लाइन के अपोजिट, ये टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज मेरा पार्टिकल अगर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो ये तो बन गया पोजीशन वेक्टर यहाँ की तरफ, और ये क्या बन गया उसका एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये क्या बन गया वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्या आएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट, आर कॉस ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आर। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, चेंजिंग। चेंज हो रहा है ना, देखो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ है तो यहाँ पे, यहाँ है तो यहाँ पे है, यहाँ। हाँ वो तो सेंटर की तरफ कांस्टेंट है ना रेडियस तो, हाँ तो ओमेगा भी तो, अरे तो कांस्टेंट है लेकिन कहते रेडियस के बराबर थोड़ी है, लेकिन है तो कांस्टेंट क्योंकि ओमेगा भी तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है, इसीलिए इस वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, अभी आर ओमेगा स्क्वायर, बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर की तरफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल। जो मेरा वेलोसिटी कहां की तरफ था, टेंजेंट की तरफ, तो इसलिए क्या बोला टेंजेंशियल। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों, रेडियस क्या लोगे तो साइंस को सेंट्रीपिटल बोल दो या रेडियल एक्सेलरेशन, सेम चीज है। अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के जो मैग्नीट्यूड से छेड़खानी नहीं करते। तो देखो स्पीड कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्पीड अप होता है पार्टिकल। जब उनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो चीजें स्लो डाउन होती है, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो स्पीड कांस्टेंट रहता है ना। बस आज के लिए इतना करेंगे, इन चीजों को अच्छे से समझो। अगली क्लास में हम करेंगे लीनियर पैरामीटर और सर्कुलर पैरामीटर के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों को आपस में रिलेट कैसे करें।